स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस के एक नई वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा आप लोग में से जो भी लोग बिहार जो स्पेशल टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिहार एससीईआरटी का बुक कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस एक वीडियो में हम क्लास 10 का जो साइंस का बुक है उसको हम टोटल का टोटल यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को इसको ख़त्म कराने वाले हैं। इसमें अगर देखिएगा तो क्लास 10 का जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बुक है। बिहार के स्कूलों में यही बुक पढ़ाई जाती है क्लास 10 के। इसी में आपका फिजिक्स भी रहता है, इसी में आपका केमिस्ट्री भी रहता है और इसी में आपका बायोलॉजी भी रहता है। यानी कि चैप्टर डिवाइड कर दिया गया है। इसमें कोई अलग अलग बुक यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। तो आज सिर्फ एक वीडियो में हम आपको ये टोटल इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे दिया गया है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसको आपको वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होगा, क्योंकि ये बुक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ हम इस एक वीडियो में यहाँ पे समाहित कर दिए हैं। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता होगा बिहार टीचर के लिए भी चैनल पे हम टारगेट रखे हैं कि 50 दिन के अंतर्गत में जो भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिलेबस है सब कुछ यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ख़त्म करेंगे। उसके क्रम में ये आपका सेकेंड वीडियो होने वाला है। सेकेंड वीडियो की इससे पहले के जो 9th क्लास का साइंस था टोटल हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आज का ये वीडियो जो रहने वाला है क्लास 10th के ऊपर रहने वाला है। इसमें कंप्लीट हम साइंस का जो बुक है एससीईआरटी का क्लास 10th का सब कुछ हम इसको ख़त्म कराएंगे। इसका जो पीडीएफ है पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर में जैसे ही आइएगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक से एक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो चीज़ अभिक्रिया करके जब तीसरा चीज़ बनाते हैं तो इसको जो बोलते हैं इसको उत्पाद बोलते हैं, और इससे पहले वाले जो ये दोनों चीज़ अभिक्रिया आपस में करते हैं इसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, ये आप भूलिएगा नहीं। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया होती है अभिक्रिया से पहले दो या दो से अधिक दो जो चीज़ मिलकर यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं। जैसे मान के चले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे पानी H2O बनाते हैं, तो इस तरीका के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारें का सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, और जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। CaCO3 ये जो है CaCO3 TRA3 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी इसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल अगला है यहाँ पे कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे कि श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ होती है, अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा रिलीज होगा, या तो ऊष्मा निकलेगा या तो ऊष्मा यहाँ पे नहीं निकलेगा, अवशोषित होगा मान के चलते हैं हम। ठीक है, अगर के ऊष्मा निकलता है जिस अभिक्रिया से उसको जो हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा शोषित होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और एक और बात होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन या तो अभिक्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीजन वृद्धि होता है या तो ऑक्सीजन का कमी होता है। जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जब वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे कि ये उपचयन हो रहा है। ठीक है, और अगर के ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी होगा तो उसको हम बोलेंगे कि अपचयन हो रहा है। तो आपने समझ लिया ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे
जो भी लोग बिहार स्पेशल टीचर का तैयारी कर रहे हैं और वो एक चाहते हैं कि ऐसा हमको सटीक हमको नोट्स मिल जाए जिससे को पढ़ के आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए, तो हम आपके लेकर आ गए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। बीपीएससी का सिलेक्शन किट बाबू एक कंप्लीट नोट्स होता है जिसमें आपको जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, जैसे कि आप स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका जो भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोट्स तैयार कर देते हैं। आप इन नोट्स को हमसे लेकर आराम से इसको प्रिंट आउट कराकर या अपने मोबाइल या लैपटॉप के मदद से बस आपको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। इतना पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सेट प्रैक्टिस कीजिएगा और सेट प्रैक्टिस के बाद आपको नंबर में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। अगर कि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। इसमें अगर के देखिएगा तो हम क्या क्या इस कंटेंट में देते हैं आपको। ये जो रहने वाला है 1 to 5 और 6 to 8 टीचर जो कि बिहार स्पेशल टीचर या TRE 4 में जो देने वाले हैं उनके लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस रहेगा TRE 1 2 3 के बेस पे रहेगा ये नोट्स। साथ ही साथ इसमें जो आपको मिलने वाले हैं SCERT का कंप्लीट नोट्स, NCERT का कंप्लीट नोट्स, NCERT का चैप्टर वाइज नोट्स क्लास 6 से क्लास 10 तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स MCQs, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें आपका TRE का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा, करेंट अफेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक बार में ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी के लिए रामबाण होता है। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र ये आप हमसे ये ले सकते हैं 299 रुपये में। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, रिजल्ट आपका तय होगा। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने आपको बता दिया, उसके बाद यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता दिया। याद रखिएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, उपचयन हमने बताया, अपचयन हमने बताया। अब आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास जो आर्द्रता यहाँ पे रहता है, नमी जो रहता है, उसके संपर्क में जब आती है तो वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर कि भोजपुरी भाषा में कहें तो चित्ती लगना। आपने देखा होगा कि जैसे लोहा वगैरह जो रहता है अगर के बाहर पड़ा रहता है पानी वगैरह में, या बाहर जैसे शीत अभी गिर रहा है, ठंडी का मौसम है, तो पानी के और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ऊपर एक परत बैठ जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम अक्रिय गैसों का उपयोग करते हैं ताकि चिप्स का यहाँ पे उपचयन न हो। ठीक है, अगला पॉइंट में आइएगा तो अगला पॉइंट नहीं, अब यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जैसे कि चैप्टर 2 में ये चीज़ दिया गया है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। यहाँ तो सवाल बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि जो ये लिटमस पत्र होता है किस पौधे से निकाला जाता है, तो ये जो निकाला जाता है लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन किस मतलब जगत का समूह का ये ग्रुप का पौधा है, तो ये थैलोफाइटा ग्रुप का ये पौधा है। ठीक है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक होता है अनिल। ठीक है, अनिल यानी कि अम्ल को लिटमस पत्र नीला से लाल कर देता है। ठीक है, बस आपको एक थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, बाकी क्षार के बारे में अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्षार क्या करेगा तो इसका जस्ट उल्टा कर देगा, लाल से नीला कर देगा। तो अनिल आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अगला है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और जब जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं, क्षारक किसको बोलते हैं, जो कि जल में घुलकर OH आयन देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्षारक बोलते हैं। यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद में कड़वा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि नेटल एक शाक्य पादप है, इसके पत्तों के डंक नुमा बाल होते हैं और इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। डायरेक्ट सवाल ये भी पूछा जाता है कि नेटाल का जो पत्ता होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, आपको वहाँ पे मारना होगा। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और विलियम में OH- आयन के निर्माण से जो प्रकृति होगा क्षारीय होगा, यानी कि जो H+ आयन और H- आयन है ये वहाँ पे जो विलयन होगा उसका प्रकृति को ये बताएगा। H+ होगा तो अम्लीय होगा और H- होगा तो वह क्षारीय होगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का जो होता है 7 से अधिक होता है। जो रक्त होता है हमारा, जो खून होता है, इसका जो pH मान होता है 7.6 होता है, आई थिंक 7.6 या 7.4 कुछ ऐसा होता है, 7.6। यानी कि सवाल ये पूछता है कि जो रक्त है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो ये होता है क्षारीय। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए, बाकी ये कंफर्म कर दीजिएगा कि 7.6 होता है या 7.4 होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अगला है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको pH स्केल कहा जाता है। वर्षा के जल का pH मान जो होता है 5.6 से कम होती है, इसलिए इसको यहाँ पे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि जब वर्षा जल का मान pH में 5.6 से कम होगा तब उस वर्षा को हम कहेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, pH मान से भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है सवाल कि मुंह के pH मान जो होता है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और दांतों का जो इनेमल होता है ना, इनेमल साथियों याद रखिएगा शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो जो ये इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, बाकी कुछ हम देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ये तो VVI है, अनेकों एग्जाम में अनेकों बार ये पूछा जा चुका है। जो सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटाल का डंक अभी तुरंत हमने बताया उसमें जो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 बार आप टोटल वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें से बहुत सारा सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण को CaCl2 के द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है TRE 2 के अंतर्गत में कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसको। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका उपयोग जो होता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ होता है, याद रखिएगा। और यहाँ से चैप्टर 2 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु में देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर के देखिएगा दिया गया है कि धातु को पीटकर एक पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और आपको पता होगा कि सबसे अधिक तन्य जो धातु है वो सोना है, क्योंकि सोना का 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये इतना ज़्यादा तन्य होता है। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इसकी तुलना में लेड मरकरी ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, सबसे अच्छा अगर के चालक पूछे आपका कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सिल्वर और कॉपर। और सबसे खराब कुचालक कौन है यहाँ पे ऊष्मा का, तो वो लेड और मरकरी है, याद रखिएगा। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहा जाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगला पॉइंट में है कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब ये अपवाद है मरकरी, इसीलिए याद रखिएगा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह है मरकरी, भूलिएगा नहीं। आयोडीन अधातु हुए भी चमकीला होता है। अब देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा जो चमकीला होना गुण है वो धातुओं का गुण है, लेकिन जो आयोडीन है अधातु होते हुए भी यह चमकीला है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि जो धातु होता है, आपने पढ़ा होगा धातु का मेन गुण क्या हो, तो धातु कठोर होता है, ठीक है, धातु चमकीला होता है, धातु को अगर के हम उसको पीटेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा, यही ना आप पढ़े हैं। लेकिन इतना कठोर होता है कि इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है धातु को। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो मुलायम अवस्था में भी होती हैं, इसीलिए यह अपवाद हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु होते हुए भी इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर के धातु का जो गुण है कठोर होना, लेकिन मरकरी जो है धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है, जबकि अधिकांश जो अधातुएं होती हैं अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करती है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय कि क्षारीय, तो ये होता है क्षारीय, और अधातु का यहाँ पे कैसा होता है ऑक्साइड, तो अम्लीय होता है, याद रखिएगा। ये दोनों जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको दिमाग में एक एक चीज़ अच्छे से याद कर लेना होगा। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको जो ये उदाहरण दिया गया है ना, एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये एग्जाम्पल याद करने की बहुत ज़रूरी है, सवाल एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। जो एक्वा रेजिया होता है बाबू, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों से मिलकर बनता है। इसका जो अनुपात देखिएगा तो 3:1 होता है। अब बहुत सारे लोग इसमें भी 1:3, 3:1 में कंफ्यूज कर जाते थे, इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे 3:1 है, जो 3 है बड़ा है, इसीलिए जो इसका नाम भी होगा बड़ा वाला पहले होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद होगा नाइट्रिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बड़ा है इसीलिए हम यहाँ पे 3 करेंगे, और नाइट्रिक अम्ल छोटा है इसीलिए 1 करेंगे, 3:1 होगा, ठीक है। अब एक्वारेजिया का यूज क्यों किया जाता है, तो एक्वारेजिया का यूज किया जाता है जो सोना होता है, सोना को गलाने में यह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम और जो होता है धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कल परसों जो LT ग्रेड में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन सा धातु है जिसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पृथ्वी के भूपटल में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं उसको मिनरल्स यानी खनिज कहा जाता है, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और हमेशा से जो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा सोना रहेगा, और इसी को टिक करके आगे बढ़ना होता है। खनिज में बहुत सारे अशुद्धियाँ मिली होती है, जैसे मिट्टी हो गए, रेत हो गए, और भी अन्य तरीका की अशुद्धियाँ होती हैं। इस अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सीने बार जो होता है पारा का अयस्क होता है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। थर्मिट अभिक्रिया कहाँ पे उपयोग होता है, तो रेल के पटरियों को जोड़ने में यहाँ पे थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो आयरन ऑक्साइड होता है
और एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, और ये जो जस्ते का परत चढ़ाया जाता है इसको यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर किसका परत चढ़ता है, तो जस्ता का परत चढ़ता है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि जो यशद लेपन होता है उसमें कौन सा चीज़ यूज होता है, तो उसमें जस्ता का यूज किया जाता है। ठीक है, लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, और लोहे के साथ निकेल क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता। आप गांव में या शहरों में देखे होंगे आप, जो बाहर का जो रेलिंग्स लगाए होते हैं, ये रेलिंग्स यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का लगाया होता है। ये कितना भी साल हो जाए इस पे जंग नहीं लगता, और यही स्टेनलेस स्टील जो कि अगर के आप देखिएगा इसका भी ओरिजिन लोहा से हुआ है, लेकिन इसमें निकेल और क्रोमियम मिलाकर इसको कन्वर्ट करके स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और जो गहना बनता है यानी कि जब आप शादी ब्याह में जो गहना पहनता है लोग, वो यहाँ पे 22 कैरेट का ही बनाया जाता है। कोई बोलता है कि हम 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपको देंगे और वो भी गहना के रूप में, तो समझिएगा गलत बोल रहा है। 24 कैरेट गहना जो सोना होता है उससे गहना बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सोना होता है बहुत ही मुलायम होता है, उसको गहना नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए उसमें कुछ कॉपर वगैरह मिलाया जाता है। ठीक है, यदि कोई एक धातु पारा है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु है पीतल है, और तांबा एवं टिन का जो मिश्र धातु है वो कांसा है। सीसा और टिन का मिश्र धातु जो है उसको सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जैसे ही आइएगा, ये जो दिया गया है कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में दिया गया था। देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसका माप कैरेट में होता है। कैरेट 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। इसका अपवर्तनांक बहुत ही उच्च होता है, जिससे इसमें अत्यधिक चमक होती है। इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.45 होता है, इसको याद रखिएगा। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो हीरा होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.45 होता है। ठीक है, हीरा पर जब एक्स किरण पड़ता है, एक्सरे पड़ता है, तो ये हरा रंग का प्रदर्शित करने लगता है, हरा रंग का हो जाता है। इसी कारण जो है हीरा बहुत ही आकर्षक और बहुमूल्य होता है। काला हीरा को बोर्ड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, गांव घर में या कहीं भी आप देखे होंगे, जो बोरवेल करने आता है, जो बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन जो होता है, उसमें देखिएगा ना, जो सबसे शुरुआत में जो चीज़ यहाँ पे एक लंबा सा होता है जो ज़मीन के अंतर्गत में डालता है, इसमें छोटे छोटे यहाँ पे काला हीरा लगा होता है, उसी को बोर्ड बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो यूज होता है काला हीरा का, कांच को काटने में, चट्टानों को छेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल में काला रंग बनाने में यहाँ भी किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ठंडे देशों में वाहनों के रेडिएटर में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? इथेनॉल का। रियो एक मानव निर्मित रेशा है जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज से किसका बनाया जाता है, कौन सी बनाया जाता है, तो रियो नामक यहाँ पे प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है। ठीक है, 1828 ईस्वी की बात है, फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनियम साइनाइड की मदद से यूरिया बनाया था। कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का जो सूत्र होता है C2H4 होता है, और इसको हम एथीन बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि एथीन का सूत्र क्या होता है, तो एथीन का जो सूत्र होता है C2H4 यहाँ पे इसका सूत्र होता है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो हजारों बार सवाल पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजनीकरण में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल साधारणतः लंबी असंतृप्त
कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में देखिएगा तो संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम देखने को मिलता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करने का काम जो करता है वो एंजाइम करता है। स्वपोषी पोषण में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जिसको उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे की पत्ती के कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन हरे बिंदु कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और आज का आपका होमवर्क है कि जब आप बाहर इन्वायरमेंट में जाइए तो वहाँ से पेड़ पौधों को ध्यान से देखिए कि पत्ता पर कौन सा हरा रंग है। अगर कि आप देख लेते हैं तो वही हरा रंग आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम कवक के उदाहरण हैं तथा यह विषमपोषी पोषण करते हैं। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है तथा वसा का पाचन यहाँ पे लाइपेज एंजाइम से होता है। ये तो आप गांठ बांध के अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, सवाल एक न को एक आपको पूछने वाला है इसमें से। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम, भूलना नहीं है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होता है, जिससे पीत रस का स्राव होता है। ये तो हजारों बार सवाल पूछा जा चुका है। स्फैग्नोमीनोमीटर नामक एक यंत्र है जिससे रक्त का दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं इसके मृत्यु प्लीहा में होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। प्लेटलेट्स का जो काम होता है, शरीर में कट जाने के बाद जो रक्त स्राव होता है उसको रोकना इसका काम होता है। रुधिर यानी कि ब्लड का रंगहीन द्रव लसिका कहलाता है और लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं, जो कि छानना यानी कि चाहे छन्नी जैसे देखे हैं ना, छानने का काम ये करता है। डायलिसिस शब्द आपने सुना होगा। जो डायलिसिस शब्द है ये किडनी से संबंधित है और धूल के कण, जीवाणु के कैंसर कोशिकाएं इत्यादि जो हैं लिम्फ नोड में फंस जाते हैं और वहाँ से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। खाद्यों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा हुआ है। हजारों बार ये सवाल पूछा जा चुका है अनेकों एग्जाम में। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में किडनी, त्वचा, फेफड़ा और यकृत जो है यह उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब शरीर में जो अवशेष पदार्थ है शरीर से बाहर करने का काम जो होता है उत्सर्जी अंग का होता है। चाहे वो किडनी हो, त्वचा हो, फेफड़ा हो या यकृत हो, शरीर के अवशेष को बाहर फेंकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वृक्क की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और इसमें 95% जल उपस्थित रहता है तथा मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। और शरीर में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया बनाने का काम यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। मस्तिष्क जो होता है मानव का, उसका औसत भार 1.5 kg होता है। मस्तिष्क ऑस्टियोकेयर खोल क्रेनियम में अवस्थित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र जो होता है मेरुरज्जु होता है। और मानव मस्तिष्क में जो सेरिब्रम का कार्य होता है, यादाश्त बढ़ाना, यादाश्त को याद रखना, किसी भी चीज़ को, बुद्धिमत्ता, स्मृति, ज्ञान और जो भी ऐच्छिक गतियाँ होती हैं वो सेरिब्रम में ही सब चीज़ होता है, मस्तिष्क का जो भाग है। ठीक है, जैसे कि और भी मस्तिष्क का जो भाग है, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस का जो काम है रक्त दाब को नियंत्रित करना, पसीना, गुस्सा, खुशी, सबको इसको नियंत्रित करने का जो काम है हाइपोथैलेमस का है। थैलेमस का जो काम है गर्म ठंडा पहचानना, दुख दर्द को पहचानना, ये सब काम है थैलेमस का काम है, याद रखिएगा। मस्तिष्क अलग अलग भाग होते हैं, जो मुख्यतः भाग होते हैं ना 3 भाग होते हैं और तीनों भाग का अलग अलग काम है, जैसे कि मैंने बताया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यही
मस्तिष्क के 3 भाग है। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो लगभग 1 घंटा का केवल इसी पर वीडियो बन जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य जो सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई भी आदमी कुछ सोचता है ना तो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, यानी कि कुछ वो याद करने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है, और वही सोचने वाला जो भाग होता है मस्तिष्क के अगला हिस्सा में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट भी यहाँ पे TRA 3 में ये सवाल पूछा जा चुका है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मानव जो है हार्मोन है, और जो एस्ट्रोजन है ये मादा हार्मोन है, याद रखिएगा। ये मेल है और ये फीमेल है। TRA 3 में ही ये सवाल पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है जो कि रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आदमी को डायबिटीज हो जाता है। अब देख लेते हैं कुछ हार्मोन के बारे में दिया गया है। वृद्धि हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे स्रावित होता है और यह सभी अंगों को वृद्धि को प्रेरित करता है। अब है थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है मनुष्य के वृषण से ये रिलीज होता है। अंडाशय जो है मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रेलिन है जो एड्रेलिन ग्रंथि से यहाँ पे स्रावित होता है, और एड्रेलिन हार्मोन को ही लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक मोचक हार्मोन है जो कि बुक में दिया गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है मोचक हार्मोन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। कोशिका केंद्र के DNA में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवन के उत्पत्ति होता है। अब सवाल यही पूछा जा सकता है एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जनन कैसे होता है, तो उनका जो जनन होता है कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। और एक कोशिकीय जीव जो है जीवाणु है और प्रोटोजोआ है। ये क्या करते हैं कि एक यहाँ पे आपस में ये डिवाइड होकर 2 बराबर हिस्सों में यहाँ पे ये बंट जाते हैं। कालाजार जो बीमारी है जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु? लिस्मानिया जीवाणु से। मलेरिया जो है परजीवी प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। बहुतों बार ये सब सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट कि गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इत्यादि जो पौधे हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। आपने गांव देहात के बहुत सारे हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे होंगे, गन्ना में क्या बीज होता है? गन्ना में बीज नहीं होता है। गन्ना के जो गांठ होता है, जैसे ये अगर के गन्ना हुआ, इसका जो गांठ होता है ऊपर से इसको काट कर इसको ज़मीन में लगाया जाता है। इसी को कायिक परिवर्धन कहते हैं। कायिक परिवर्धन उस फसल में यूज होता है जो वहाँ पे बीज नहीं देता है, याद रखिएगा। उसमें जैसे कि हो गया गन्ना, गुलाब, अंगूर, यानी कि जिसमें कलम का यूज करते हैं पौधा लगाने में। गुलाब का अगर के पौधा आपने लगाए होंगे, देखते होंगे, जहाँ भी गुलाब होगा उसके बीच से एक कलम तोड़ के लाके और ज़मीन में उसको मतलब गाड़ देते होंगे, उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अगला है कि गतिशील जन कोशिकाओं को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसको मादा युग्मक बोलते हैं। गतिशील जनन कोशिका कौन सा है? नर युग्मक। और मादा युग्मक में क्या होता है? भोजन का भंडारण यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है आपका कि आवृतबीजी पौधे के जनन अंग जो होता है पुष्प में अवस्थित होता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका जनन अंग कहाँ पे होता है, तो उनका जनन अंग पुष्प में अवस्थित होता है। पुंकेसर, स्त्री केसर, ये जो दोनों हैं पुष्प के जनन भाग हैं और जिनमें की जनन कोशिकाएं होती हैं। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से
कोई एक उपस्थित हो, चाहे तो पुंकेसर उपस्थित हो या स्त्री केसर उपस्थित हो, तो उस तरीका के फूल को हम पुष्प एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर के दोनों उपस्थित हो, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों, तो उसको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। यदि परागण कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, क्लास 6 पढ़िएगा तब जाके ये सारा चीज़ वहाँ पे डायग्राम बना बनाकर बहुत बेहतरीन तरीक़ा से ये चीज़ दिया गया है। यानी कि एक ही पुष्प पर जनन होता है तो उसको स्वपरागण कहा जाता है, परंतु उसके परागण दूसरे पुष्प पर स्थापित होते हैं तो उसको पर परागण कहा जाता है। और ये जो पर परागण होता है वायु के माध्यम के, जल के माध्यम से या ह्यूमन बॉडी से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिया गया है कि माँ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में देखिए TRA 3 के अंतर्गत में जब हम ये नोट दिए थे, यही हम 4 पॉइंट आनुवंशिकता से दिए थे और यही सवाल यहाँ पे पूछा जा चुका था। ठीक है, कि ग्रेवर जोहान मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधा का प्रयोग किया था। बच्चे का प्रत्येक लक्षण पिता और माता के DNA से प्रभावित होता है। DNA वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है। पुरुष में जो पाया जाता है XY पाया जाता है, मादा में जो पाया जाता है XX पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मानव में 22 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 9, जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा हो, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति जो होता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर कि प्रकाश यहाँ से आ रही है और बीच में कोई छोटा सा पदार्थ है तो ये डायरेक्ट रूप से इसको भेदती नहीं है, बल्कि इसका जो है रास्ता यहाँ पे मुड़ जाती है और फिर सीधे चला जाता है, या तो कोई बड़ा ऑब्स्टेकल है तो यहाँ से मुड़ जाता है। इस चीज़ को जो कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में। अब ये गांठ बांध के याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है, सब कुछ भूल जाइए, वो अलग चीज़ है। अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, सेविंग दर्पण के रूप में, दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों को देखने के लिए तथा सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होती है, पीछे का दृश्य को देखने के लिए, पश्च दृश्य को देखने के लिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा वस्तु से छोटा बनाते हैं। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परावर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण ही जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं कि जैसे कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई पड़ना, आकाश में तारे का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन के पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा मालूम पड़ना इत्यादि जो है ये अपवर्तन की घटनाएं हैं। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ये सब घटनाएं हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि
जो लेंस की क्षमता है उसको हम P से दर्शाते हैं, और जो P बराबर होता है 1/f, f जहाँ पे होता है फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है उसको डायोप्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट नहीं, अब यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। अगला चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एक कैमरा की भांति काम करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है और इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। अब जब देखिए, जब नेत्र ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि एक आँख किसी दूसरे व्यक्ति के जब आँख में लगाया जाता है तो वहाँ पे कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है। टोटल आँख निकाल कर उसमें नहीं लगा दिया जाता है। जो कॉर्निया आँख का भाग होता है उसको निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में यहाँ पे लगाया जाता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है असमंजन कहलाती है। इस वस्तु को किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखना होगा। यानी कोई भी चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से दिखना है तो आपको नॉर्मल जो दूरी होना चाहिए ऑब्जेक्ट और आपके आँखों के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारी हो जाता है जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, तो उसमें ये सब चीज़ें फेल हो जाती है। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट की रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है। अब याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं तो अगर जैसे कि यहाँ पे नाम देखिएगा आप, तो नॉर्मल क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष। आप ये सोचिएगा कि निकट के जो वस्तु है उसको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। निकट का जो वस्तु होता है वह दिखाई देता है और दूर का जो वस्तु है वह दिखाई नहीं देता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सेम एज दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष है मतलब दूर का जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक का जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अगला आता है एक और प्रॉब्लम, जरा दूरदर्शिता। जैसे जब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तब ये जरा दूरदर्शिता होता है। वायु में वृद्धि के साथ साथ मानव की असमंजन क्षमता घट जाती है। इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन सा रंग? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको विव गयोर के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश के अवयवी गुणों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। इंद्र जो धनुष है वह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, याद रखिएगा। और ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि जो इंद्रधनुष है कहाँ पे बनता है, तो ये सदैव जो सूर्य होता है सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, और ख़ास करके बरसात वाले दिनों में इसको देखने को मिलता है। इंद्रधनुष का मुख्यतः कारण जल के बिंदु में से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण है, याद रखिएगा। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र का जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देना, ये जो सब घटनाएं हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से आता है आपका चैप्टर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है और विद्युत आवेश को मापने के लिए कूलॉम्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है।
सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर गया। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। अब विद्युत धारा का मापने के लिए जो यहाँ पे मशीन यूज होता है उसको एमीटर बोलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम्ब होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसको मापने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे। सब एक एक VVI सवाल है। ठीक है, 1827 ईस्वी में जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक सर आइजन ओम के द्वारा एक नियम दिया गया। इसके अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है और V बराबर जो होता है IR होता है। इसी को यहाँ पे ओम्स लॉ बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V बराबर IR बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है उसमें तो इसका फेवरेट सवाल है। इसके बिना वो एग्ज़ाम ही नहीं पूरा होता है RRB का। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। आप लोग याद रखिए, ओम मीटर और ए मीटर दोनों में अंतर है। प्रतिरोधकता को मापने के लिए ओम मीटर का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का उपयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो सारा जो पॉइंट है कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बोलते बोलते हमारा मुंह दुखा गया है। यहाँ तक लगातार हम क्लास ले रहे हैं। अगर कि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई या ख़राब लग रहा है या कैसा वीडियो है आप ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा और आपके दोस्त को भी इस वीडियो के बारे में सजेस्ट कीजिएगा, उनके पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जो पॉइंट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आप लोग में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, 1% से भी कम लोग जो है इस वीडियो को पूरा वीडियो देखेंगे और कम से कम 2 बार वीडियो देखेंगे। अब देखिए, कोई लोग हैं सोकर वीडियो देख रहे होंगे, कोई चलते चलते वीडियो देख रहे हैं। वीडियो आप कहीं से भी देखें, लेकिन जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ये कंटेंट को या तो अपने कॉपी में रख सकते हैं या जो इसका हम PDF यहाँ पर भेजेंगे टेलीग्राम पर, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके 2-3-4 बार रिविज़न कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में सवाल फंसेंगे इससे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है अर्स्टेड होता है। विद्युत चुंबकीय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब सवाल आता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से सवाल पूछा जाता है कि बाएं हाथ के तर्जनी मध्य में अंगूठा को इस प्रकार से उठाना है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा जो होती है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और जो अंगूठा होता है वो यहाँ पे चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। 2-3 बार इस चीज़ को अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। वहाँ पे MRI का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, उसका फुल फॉर्म होता है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत जो शक्ति होता है 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी जो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के जैविक कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग में ये आते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी यह सब उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक मतलब कि ये पृथ्वी के जो मिट्टी होता है उसमें किसी भी चीज़ को विघटित कर देते हैं। ठीक है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये भी सवाल यहाँ पे ऑलरेडी तैयारी में पूछा जा चुका है। प्रत्येक स्तर पर लगभग कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का
औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले वर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, कितना प्रतिशत का कन्वर्जन होता है? ओनली 10% का। कितना प्रतिशत का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1% का। 10% नियम, 1% नियम, ये सब याद रखिएगा, सवाल पूछता है इससे। अब यहाँ पे क्लास 10 का अंतिम चैप्टर 14 में हम पहुँच चुके हैं। ऊर्जा के स्रोत। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा किससे होती है? तो वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। डेनमार्क पवन चक्कियों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। देश के 25% से अधिक जो बिजली का आपूर्ति होता है वह इन्हीं पवन चक्की से होता है। ठीक है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कितना स्थान है? 5वां स्थान है। और यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब कुछ हमने आपको डिस्कस कर दिया। वीडियो को अगर कभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर कि आप यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 90% आपका यहाँ पे सिलेक्शन का जो चांस है बढ़ गया है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना सभी लोग नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो को क्लिक करेंगे, उधर तुरंत उड़ जाएंगे। असल में जो कंटेंट मिलता है वीडियो को लास्ट तक देखने में ही आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के विषय पर होना चाहिए? ज्योग्राफी होना चाहिए या पॉलिटी या हिस्ट्री, किसका आपको पसंद है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, हम उसी क्लास को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपका जो साइंस है, साइंस क्लास 9 और क्लास 10 का ये समाप्त होता है आज। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साथ में बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।